नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको शुरू से ही जिस पर एक तोहमत है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों दूसरे समस्या को झेल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर यह भी तोहमत है कि वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और इसीलिए वो आरक्षण विरोधी भी है। इन्हीं समस्याओं से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी के बारे में राजनेता क्या कुछ राय रखते हैं और आम जनता उसके बारे में क्या सोचती है। अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से क्या सचमुच में विमुख हैं कि कुछ हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी को समझते जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे कि देश में अल्पसंख्यकों को भी लेकर चले तो वो सब उनके साथ क्यों नहीं आ पाते। अगर आते भी हैं तो क्या वो डरे हुए सहमे हुए से हैं, क्या उनके सामने कोई चिंता का विषय है। इस पार्टी को लेकर ये बार बार सवाल उठते हैं। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधान पार्षद उपेंद्र प्रसाद। शुचिता की राजनीति करने वाले कुछ गिने चुने जो नेता हैं उसमें से उपेंद्र प्रसाद का नाम सबसे प्रमुख नेताओं में से लिया जा सकता है। तो उपेंद्र प्रसाद कभी विवादों में नहीं रहे और अनावश्यक अनर्गल बातें भी वो नहीं करते। तो आज हम उनसे ये बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रश्न चिन्ह क्यों है। भारतीय जनता पार्टी क्या अल्पसंख्यकों के लिए एक खतरे वाली पार्टी है और क्या ये आरक्षण विरोधी पार्टी है, क्या ये दलित विरोधी पार्टी है। आइए हम बातचीत करते हैं उपेंद्र प्रसाद जी से। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद रवि रंजन जी। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर अल्पसंख्यकों के मन में कुछ न कुछ तो है जो खुलकर उनके साथ नहीं आ पाते। क्या कारण है? देखिए, यह जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और मैं तो कहूँ कि यदि अल्पसंख्यकों के हित में सबसे ज़्यादा किसी के समय में काम हुआ है तो एनडीए की सरकार में हुई है और विशेषकर बिहार तो इसका उदाहरण भी है। आप यदि बिहार के राजनीतिक थोड़ा 10 साल पीछे जाएं, 20 साल पीछे जाएं तो आप देखें कि बिहार में सब दिन ज़्यादातर समय में कांग्रेस की सरकार रही और आप 1989 में लौटिए तो बिहार ही नहीं देश में सबसे बड़े 2-4 दंगे हुए, उसमें एक बिहार भी रहा जो भागलपुर दंगा रहा, जो 24 अक्टूबर 1989 से शुरू हुआ, जो करीब करीब 2 महीने तक चला और उसमें करीब 1000 आदमी उसमें मारे गए, 1000 को मारे गए। करीब भागलपुर और भागलपुर के अगल बगल करीब 250 गांव इससे प्रभावित रहा। परिणाम क्या हुआ? उस समय मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र बाबू, नहीं रोक पाए। ये दंगा अनवरत करीब करीब 2 महीने तक चले। बाद में माननीय जगन्नाथ मिश्र जी आए मुख्यमंत्री, शांत नहीं हो पाया। इसका लाभ जनता दल को मिला। अब इसका परिणाम ये हुआ पूरे देश में कि कांग्रेस की सरकार समाप्त हुई और जनता दल 90 में सरकार बनी, 89 में सरकार बनी और बिहार में मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी उस समय बने। लेकिन तब भी अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ? जो भी प्रभावित हुए दंगे में, जिसमें करीब करीब 1000 यदि मारे गए, उसमें करीब 900 अल्पसंख्यक समुदाय से थे जी, 900 करीब थे। लेकिन वो लोग को कोई राहत नहीं दिया गया लालू प्रसाद जी। अलबत्ता लालू जी कुछ दिनों के बाद ही केस को ही समाप्त कर दिए और उस समय जो सबसे बड़ा दंगाई हुए, जो बाद में साबित भी हुआ, उनको न सिर्फ बरी किए केस से बल्कि सोनपुर के मेला में उनको सम्मानित भी करने का काम किया। लेकिन जब 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार बनती है तो तत्काल उन्होंने जस्टिस NN सिंह की अध्यक्षता में भागलपुर दंगा जांच आयोग का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जो बंद हो गया था केस उसको खुलवाया गया। जो दंगाई था जिसको लालू प्रसाद ने सम्मानित किया था उसको पुनः सज़ा मिलती है और दंगाई में जो जिन लोगों को नुकसान हुआ था उसको मुआवजा मिला और जो प्रभावित परिवार था उसके जीवन पर्यंत 5000 रुपया पेंशन भी निर्धारित किया। तो नीतीश सरकार ने किया, तो केवल नीतीश जी तो नहीं किया, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दोनों मिलकर के ये चीज़ राहत दिया। एक सहज गठबंधन है दोनों का। हाँ, तो स्वाभाविक है। तो भारतीय जनता पार्टी
के सपोर्टिव जो भी सरकार थी, जितना अल्पसंख्यकों के लिए किया उसने न कांग्रेस किया न महागठबंधन के, या फिर जो कहिए आज जो बना हुआ है INDA जो गठबंधन बना है उसने किया। और इतना ही नहीं, जो पूरे बिहार में आप देखेंगे, हम बिहार के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो धार्मिक जो तनाव बने रहते थे कब्रिस्तान के लेकर होते थे। 90% का कब्रिस्तान जो चरागाह बना हुआ था, किसका चरागाह था? उससे NDA की ही सरकार ने घेराबंदी करके उसको सुरक्षित किया, तनाव को कम किया। और अल्पसंख्यकों के लिए सब उतना ही नहीं किया, हर जगह अल्पसंख्यक छात्रावास बना, अल्पसंख्यकों के लिए या फिर उर्दू शिक्षकों के लेकर हो, चाहे संस्कृत शिक्षकों के लेकर हो, भेदभाव नहीं बल्कि समान रूप से दोनों को दर्जा मिला। और हर स्तर पर विद्यार्थियों को भी स्टाइपेंड मिला, जो अल्पसंख्यक कोचिंग के लिए भी अलग से कोचिंग की भी व्यवस्था किया गया। कई गो आयोग भी इसके लिए हुआ, वित्तीय आयोग भी कई गो गठन हुआ अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, बल्कि यदि बहुत अच्छे ढंग से अल्पसंख्यक भाई लोग यदि इसको अध्ययन करेंगे तो जितना भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सरकार में जितना अल्पसंख्यकों के हित में काम हुआ है, न उसके पहले होगा, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन अभी इतना अल्पसंख्यकों के पक्ष में जितना काम हुआ है अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरा झारखंड और बिहार का सीमा पर मेरा घर है, और मेरे यहाँ लालू प्रसाद जी के राज में जो अल्पसंख्यक भाई थे और जो हिंदू भाई थे, रात रात भर दोनों जगते थे। दोनों के बीच में इतना विश्वास था कि कब किस पर कौन हमला कर दे नहीं कहा जा सकता है। आज जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार हुई, आज अमन चैन के साथ लोग रह रहे हैं, अमन चैन के साथ। हिंदू भी आराम से रह रहे हैं, दोनों अपने रोजगार में भिड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक भाई भी रोजगार में भिड़े हुए हैं। इसलिए शांति जो कायम हुआ, जो सांप्रदायिक तनाव पूरे राज्य के कोने कोने में रहता था, NDA के सरकार में जितना शांत हुआ इसके पहले कभी नहीं रहा। अच्छा, बड़ी निष्पक्षता से बिहार शरीफ में भी जो छिटपुट घटनाएं हुई, सासाराम में भी हुई, दोनों पर नीतीश कुमार की सरकार, मैंने आपकी जो सरकार है जो गठबंधन की, उसने बड़ी तेजी से कार्रवाई की और जो दोषी लोग थे वो पकड़े गए। फिर भी एक आरोप लगता है तो निश्चित रूप से, चूंकि आज आप सुन रहे हैं, इक्का दुक्का हल्का फुल्का सांप्रदायिक तनाव को छोड़कर कोई बड़ा कांड नहीं हुआ। अब इसका कारण यही रहा कि जो भी इसमें आगे बढ़ा और जो भी दोषी हुआ, कार्रवाई करने में जितना कठोरता के साथ ये सरकार कार्रवाई की। पहले पिछली सरकार लालू प्रसाद जी की सरकार की मैं चर्चा करूं तो संरक्षण देने का काम किया था। जैसा कि मैंने आपको कहा, जो सबसे बड़ा भागलपुर का दंगाई था उसको सम्मानित करते हैं। तो जिसको ये सोच हो तो उसके समय में शांति की कल्पना कहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, शहाबुद्दीन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने जब तक उनको यूज़ करना था किया, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उनको छोड़ दिया उनके अपने हाल पर। और इस बार आप देखेंगे तो भगवाधारियों ने हिना साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और बहुत उनके साथ है। तो ये जानबूझकर लालू प्रसाद यादव की टीम मुसलमानों को और हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करती है। देखिए, लालू प्रसाद को कुछ लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद पर आरोप लगता है कि बड़ी जातिवादी, जो उनके विरोधी हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद जातिवादी नहीं है, लालू प्रसाद परिवारवादी हैं। परिवार के हित में जहां भी उनको कुछ होगा तो वहां सर नतमस्तक हो जाएंगे, और जहां उनके परिवार का काम सध गया उसको ईज एंड थ्रो वाला पद्धति में उसको फेंक देंगे। चाहे शहाबुद्दीन ही नहीं, कहीं भी देखिए आप। आज अभी हाल के दिनों में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, चाहते हैं लालू प्रसाद जी उम्र दराज हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, भगवान करे उनको स्वस्थ कर दे। लेकिन उस स्थिति में भी, अस्वस्थता के भी स्थिति में, 2 ही लोकसभा क्षेत्र में हो गए काम करने के लिए जहां दोनों बेटियां उनकी लड़ रही थी। बाकी जगह भी तो उनके दल के लोग लड़ रहे थे, कहाँ कहीं गए। इसका मतलब है कि परिवार से बाहर सोचते ही नहीं है। परिवार के बाहर यदि किसी को देते भी हैं कुछ, तो जो उनको पारिवारिक रूप से, विशेष रूप से जिनको जिससे लाभ मिलता है उसी को कुछ देते हैं। पार्टी के वर्कर को किसी को उन्होंने नहीं दिया जो पार्टी के हित में काम करता है। अच्छा, हम ये एक सवाल है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो टिकट देने में मुसलमानों को भी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल टिकट देती है,
जदयू ने भी टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो न जाति देखती है न धर्म देखती है, इसकी प्राथमिकता में राष्ट्र है। और इसको जो लगता है कि हमारे मिशन में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है उसको ये उम्मीदवार बनाता है। इसलिए इस पर ना आप जातिवादी का आरोप लगा सकते हैं, ना सांप्रदायिक आरोप लगा सकते हैं। ये एक ही इसका केंद्र में रहता है, वो है राष्ट्रवाद। हाँ, दूसरी पार्टियों पर लेकिन एक है, राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को टिकट तो जरूर दिया, माने प्रतिशत के हिसाब से तो बहुत कम दिया, 14% यादव हैं और उससे ज़्यादा मुसलमान हैं, तो प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, लेकिन केवल यूज़ किया। आपको लगता है कि राजद ने केवल यूज़ किया और इसीलिए मुसलमान उनसे विमुख हो रहे हैं? निश्चित रूप से ये तो आपके सामने उदाहरण है शहाबुद्दीन का, जैसा कि आपने चर्चा किया। तो शहाबुद्दीन साहब जब तक जिंदा रहे, जब तक उनकी आवश्यकता थी, बहुत मज़े से किया। शहाबुद्दीन साहब अब नहीं रहे तो आप जानिए शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद, इंतकाल के बाद इनके परिवार के कोई सदस्य भी नहीं गए हमदर्दी भी जताने के लिए। ऐसे भी आप राजनेता थे, एक आम लोग भी यदि होता है, आपको यदि मालूम हो जाए कि आपके परिवार से जुड़ा रहा है तो सहानुभूति में भी जाता है सांत्वना देने, लेकिन इन्होंने तो वह भी नहीं किया। और यदि सारे चीज़ों पर यदि उनकी जितनी भी शहाबुद्दीन साहब की जो भी बदनामी हुई और जो भी लड़ाई लड़े, वो तो व्यक्ति लालू प्रसाद को कैसे लाभ पहुँचे उसी को मद्देनजर उन्होंने सारा चीज़ किया। ये तो स्वाभाविक है। एक लेकिन अभी हाल के दिनों में जो ये हो गया कि वक्फ बोर्ड का गठन, उसकी समीक्षा हो रही है और फिर उस पर जो होगी, तो हालांकि वो तो अभी जेपीसी में वो चली गई है बातचीत, लेकिन कल तो तेजस्वी यादव ने ये कहा कि किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। मुझे दुख है कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं। ये वक्फ बोर्ड पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है? नहीं, कब्जा करने की जरूरत नहीं है। जैसी जो आवश्यकता है, अभी तो जब चला गया है इसमें, तो इसके बाद जांच के बाद जो उसका रिपोर्ट होगा उस पर अमल होगा। इसमें हम कुछ बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जांच निष्पक्ष होगा और जो उसका रिपोर्ट होगा, जो रिकमेंडेशन होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन तेजस्वी जी का तो ये पुराना रोल है, रोना धोना तो नकली रोना धोना तो उनको होते ही रहता है। मैं बार बार साबित भी यहाँ हो रहा है को अल्पसंख्यक समर्थक नहीं है। ये लोग पूरे परिवार, अपने परिवार के हित में क्या होगा इसलिए ऐसा करते हैं। यदि वैसा रहते तो शहाबुद्दीन साहब डेथ किए थे, क्यों नहीं उनके घर गए सहानुभूति भी व्यक्त करने के लिए, सांत्वना देने के लिए भी? न तेजस्वी जी का मन लालू जी को मान लिया कि आप स्वस्थ थे। आप तो स्वस्थ थे, आप कहीं नहीं गए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे, तो भी आप उनके यहाँ कभी नहीं गए। ये सिर्फ केवल घड़ियाली आंसू है और यहाँ देश राज्य की जनता देख रही है। सबसे एक तो ओवैसी हैं जो बिहार की राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने सीमांचल में कुछ सीटें जीत भी लीं, ओवैसी। और अभी हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि हम 80 से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे। ये एक खतरा है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग काम करते हैं? माने ओवैसी हैं चाहे ये प्रशांत किशोर हैं, उनको कहते हैं कि ये बी टीम है। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। यदि आप अल्पसंख्यकों के लिए काम आपने किया है तो कोई भी खड़ा हो जाए, इससे क्या आपको अंतर पड़ता है? यदि आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो खड़े होते हैं, ये भी उम्मीदवार देता है। और जिस वर्ग से उम्मीदवार खड़ा करता है, आप भी उसी वर्ग से उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो काहे नहीं राज्य की जनता आपको वोट देती है? वोट तो देती है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। यदि आप अल्पसंख्यक समर्थक हैं तो ये लोग जितना भी अल्पसंख्यक को खड़ा करें, इससे क्या अंतर पड़ता है? अल्पसंख्यक मास अल्पसंख्यक आपके साथ जाएगी। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक के नाम पर आप सिर्फ राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक के हित में आप काम नहीं करते हैं। इसीलिए उनको कहीं ना कहीं ये भय सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है? कभी नहीं, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्यों आरक्षण विरोधी रहेगी? आज मैं बता दूं कि करीब 125 से तो ज़्यादा संविधान के संशोधन हो गए। किसके समय हुए सबसे ज़्यादा संशोधन? कांग्रेस के समय में हुए। यह भी आरोप लगा था कि भारत संविधान को ही बदल देगा। अरे भाई, बदलने का कहाँ सवाल है? संशोधन समय और परिस्थितियाँ के हिसाब से संशोधन होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के समय में संशोधन हुआ। तो यदि हमारा आज़ादी के बाद से 52 से लेकर अभी तक यदि हमारा रिजर्वेशन है, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, सही बात है कि जो सबसे ओबीसी में भी या एससी और एसटी में भी
जो सबसे पिछले कतार का व्यक्ति है उस तक इसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसके यदि समीक्षा बीजेपी करती है और अंतिम पंक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इस पर कुछ नया कुछ सोच रही है, तो इसमें दलित विरोधी का कहाँ सवाल उठता है। लेकिन एक तो आप पर तोहमत लग चुकी है आपकी पार्टी पर कि ये लोग दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, और वो जो लाल संविधान दिखा रहे हैं INDIA गठबंधन के लोग, ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ये शक क्यों है भारतीय जनता पार्टी? वो अफवाह फैलाने में माहिर है, उनके पास कोई कार्यक्रम है नहीं सिवाय अफवाह फैलाने का। यहाँ राष्ट्र हित में काम हो रही है, समाज के हर तबका को एक अवसर मिले, जो अवसर से वंचित समाज है उस तक सरकार के अवसर कैसे जाए, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं देश में चल रही है, राज्य में चल रही है, वो कैसे पहुंचे अंतिम व्यक्ति तक, इस पर रणनीति बना रही है। तो उसके खिलाफ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई कार्यक्रम है नहीं। जब मौका मिलेगा तब परिवार से बाहर सोचेंगे नहीं, परिवार के लिए सारा साधन और सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, बाकी आम लोगों के लिए तो उनको सोचना नहीं है। आज जब जो सरकार आम लोगों के लिए सोच रही है, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रही है, ढंग के अफवाह फैला रहे हैं वो लोग। राज्य की जनता इस बात को समझती है। आप मानते हैं कि ये तो एक डर है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव लाने वाली है, जिसका घाटा पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। जब ये प्रचार हुआ तो लोग समझ गए कि हाँ कोई शक हो गया। भारतीय जनता पार्टी इससे निकलने के लिए क्या कर रही है, कैसे इस पर काबू पाएगी? देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। राष्ट्र हित में जो काम हो रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रही है। विपक्ष कितना भी अफवाह फैलाए, राज्य की जनता, देश की जनता सरजमीन पर जो काम हो रहा है उसको समझती है, इसके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब 2005 के पहले लालू प्रसाद जी के पीरियड को आप देख लीजिए ना भाई, बिहार की जनता नहीं देख रही है कि 2005 के पहले बिहार कहाँ था, आज का बिहार कहाँ है। आप तो एक समय कहते थे कि बिहार बटेगा हमारे छाती पर, आज क्या हो गया? आपका छाती तो आज भी बरकरार है, छाती को तो जड़ से खरोच भी नहीं आया, आज बिहार भी बट गया। लेकिन बटे हुए बिहार, जो कि हमारा जो स्रोत था विकास का, जो रिसोर्सेज थे, सब समाप्त होने के बावजूद NDA की सरकार ने जो बिहार की तस्वीर बदली है, दुनिया देख रही है। लालू यादव के समय की भी तस्वीर देखी, अभी भी देख रही है। बीमारू राज्य से कहाँ आज विकास की ओर बढ़ रहा है बिहार, सब देख रहे हैं। इसलिए ये लोग कितना भी अफवाह फैलाए, राज्य और देश की जनता सब देख रही है, समझ। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता जो हैं, जो अपने बयानों के चलते कई बार वो अल्पसंख्यकों को लेकर वो कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे ये लगता है कि हाँ ये सचमुच में अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उसमें गिरिराज सिंह तो एक बड़े नाम हैं, लेकिन अनेक नेता हैं। देखिए, ऐसी बातें नहीं है। क्या होता है कि निश्चित रूप से अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी वर्ग हो, उसमें 2-4 को गलत होते हैं जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, हकीकत करते हैं। वैसे लोगों पर बोलते हैं, व्यक्ति पर बोलते हैं, तो बाकी को लगता है कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय पर बोल रहे हैं। अरे आज भी अल्पसंख्यक का मास समुदाय राष्ट्र हित की बात करता है, समाज हित की बात करता है। कुछ लोग उसमें राष्ट्र विरोधी हैं जिस पर वो बोलते हैं, तब विपक्ष वाले लोग उसको अफवाह फैलाते हैं कि पूरे विपक्ष को गाली दे। अरे भैया, यदि हम लालू जी के सरकार को यदि आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये परिवार है, तो क्या पूरा यादव परिवार है? अरे जो यादव परिवार ईमानदार है, ईमानदारी से काम करती है। यादव लोग ईमानदार हैं, लेकिन यादवों की जो छवि, लालू प्रसाद की जो कार्यशैली रही, इससे यादवों की छवि समाज में खराब हुई है। इसके लिए जिम्मेवार लालू प्रसाद जी हैं। न तो आज भी एक आम यादव समाज हित में वो सोचता है। और आज तो जो समझदार है, पढ़े लिखे जो यादव परिवार है, वो तो डरता है कि ऐसा ना कि फिर तेजस्वी आ जाए तो फिर 2005 का तस्वीर न आ जाए बिहार में। वो यादवों का समर्थन नहीं है, वो सब यादव NDA के साथ आज भी है। तो चलिए इसके साथ एक छोटा सवाल करते हुए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये घोषित तौर पर नहीं कह सकती है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना चाहती है? अगर वो कहेगी तो उसके कोर वोटर जो हैं, उसके कोर वोट बैंक में ही थोड़ी गिरावट आ जाएगी, अगर वो कहने लगे कि हम अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, आए दिन तो प्रधानमंत्री का बयान आ ही रहा है कि हम जाति धर्म देख के कोई काम नहीं करते, हम राष्ट्रीय हित में काम करते, तो कर भी रहे हैं। तो भैया, आँख के देखकर झूठ करो, क्रिया प्रतीत कर, गाँव में कहावत है। तो मतलब हम बोलेंगे तब विश्वास करेगी। जमीन पर जो काम हो रहा है उस पर देखकर अल्पसंख्यक देख के नहीं विश्वास करेगी।
इसलिए हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम लोग काम में विश्वास करते हैं। अफवाह जिसको फैलाना है फैलाता रहे, राज्य और देश की जनता हकीकत को समझती है। अब यही कारण है कि आज तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने सत्ता सौंपी है नरेंद्र मोदी जी को, और बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता बार बार सौंप रही है। वो अफवाह तो शुरू से ही फैला रहे हैं, आज तक तो सफल नहीं हुए हैं, और राज्य और देश की जनता सफल होने भी नहीं देगी। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, तेजस्वी जी देखते रहें, फील गुड में रहें, वैसा होने वाला नहीं है। तो चलिए, ये थे उपेंद्र प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए, माने उनकी सरकार ने, उनके गठबंधन की सरकार ने जितना कुछ किया है दूसरे किसी सरकारों ने नहीं किया, और आगे भी ये काम जारी रहेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो भ्रम फैला देती हैं और वोटर्स को जो भ्रम में डाल देती हैं, उसके कारण पिछले चुनाव में भी घाटा लगा था। लेकिन इससे जल्दी ही ये पार्टी उभर जाएगी और पार्टी नई राह पर जो चल पड़ी है, देश के विकास के लिए जो नया रास्ता नरेंद्र मोदी ने चुना है, उस पर ये पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। विपक्षी केवल कहते रह जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पार्टी के ऊपर अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी होने का जो ये तोहमत जो लगा हुआ है, उसी के काट के तौर पर उपेंद्र प्रसाद जी कुछ बातें जो आपके पास रख रहे थे। तो हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और इस तरह की बातचीत हर रोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।